हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में नेक्स्ट ग्रुप के साथ जो कि है यूग्लिनॉइड्स। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि प्रोटिस्टा किंगडम सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का किंगडम है ना। इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। जस्ट अ मिनट। इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यानी इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो हैं तो सिंगल सेल्ड, यानी कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे आर माइक्रोस्कोपिक, बट उनकी जो सेल है ना वो हमारी तरह यूकैरियोटिक सेल है। तो उसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जीबी, जो भी एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो सब इनकी सेल के पास है, बस ये हैं सिंगल सेल्ड। ठीक है, तो इस प्रोटिस्टा किंगडम को हमने डिवाइड किया था 5 ग्रुप्स में। एक ग्रुप है क्राइसोफाइट्स का, क्राइसो यानी गोल्डन प्लांट्स एक तरह से। दूसरा ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। थर्ड इज द यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ स्लाइम मोल्ड्स, पी प्रोटोजोअन्स, सीडीई और एसपी। ठीक है, इसमें से मैंने आपको बताया था ये दोनों ग्रुप्स बिल्कुल प्लांट्स की तरह हैं, दिखने में बड़े कलरफुल से ट्रांसपेरेंट अलग अलग तरह के हैं, बट दोनों में ही प्लांट्स की तरह सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। डायटम्स में तो सिलिका भी था, और दोनों ही प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, दोनों एनिमल्स और फंजाई की तरह हैं, यानी इनके पास ना तो सेल वॉल है और ना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफिक हैं। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स इन दोनों का मिक्सचर है। तो जानते हैं यूग्लिनॉइड्स को थोड़ा डिटेल में कि यूग्लिनॉइड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत आसान है ये याद करना यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल तो सिंपली यूग्लिना है। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है? एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज यूग्लिना। और यूग्लिना को तुम इस फिगर को देखकर बड़े अच्छे से याद कर सकते हो। ये देखो, ये नहीं देखना, ये तो इसमें पैरामीशियम का पिक्चर आ गया है। पैरामीशियम अलग है, पैरामीशियम इस ग्रुप में नहीं आता। पैरामीशियम तो अभी 5th ग्रुप में आएगा प्रोटोजोआ में। ठीक है, वो यहाँ पर दे दिया है, वो इसलिए दे दिया है इस पिक्चर में क्योंकि अगर हम फ्रेश वाटर को स्टडी करेंगे तो फ्रेश वाटर में अमीबा भी होता है, फ्रेश वाटर में पैरामीशियम भी होता है, और फ्रेश वाटर में यूग्लिना भी होता है। तीनों फ्रेश वाटर एनिमल है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी बन गया तुम्हारा, फ्रेश वाटर एनिमल नहीं, सॉरी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, और उसमें भी स्पेशली बात करूं मैं किसकी? प्रोटिस्ट की, कि कौन कौन से फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं जो फ्रेश वाटर में कॉमनली मिलते हैं। तो उसमें आपको एक तो अमीबा का नाम याद रखना है, एक आपको पैरामीशियम का नाम याद रखना है, और एक आपको यूग्लिना का नाम याद रखना है। कई सारे फीचर्स इन तीनों में इस वजह से कॉमन भी हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जिसमें से ये दोनों तो प्रोटोजोआ में आएंगे और यूग्लिना की बात अब हम कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया था आपको लास्ट सेशन में कि यूग्लिनॉइड्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल तो नहीं होती, और हम ये भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली एब्सेंट है। इनमें क्या होता है, सेल के चारों तरफ यानी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एडिशनल कवरिंग होती है, बट वो एडिशनल कवरिंग प्रोटीन्स की बनी एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है। जैसे अगर ये यूग्लिनॉइड है तो इस यूग्लिनॉइड में सिंपली सेल को सराउंड करते हुए एक प्रोटीन रिच लेयर है जो सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल लेयर है, फ्लेक्सिबल लेयर है। और इस फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर को क्या कहते हैं? बहुत पूछते हैं नीट में। इट इज कॉल्ड पेलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं इसको? पेलिकल। ठीक है, इट इज कॉल्ड पेलिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ध्यान से देखो जरा इस डायग्राम को। इसमें तुमको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? दीज आर द प्लास्टिड्स। नहीं हो सकते क्या प्लास्टिड इनके पास? सोचो, यूकैरियोट है ना ये, तो प्लांट्स में प्लास्टिड होते हैं, तो इनके पास भी हो सकते हैं। तो इनके पास बिल्कुल प्लांट्स की तरह ही क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। क्लोरोफिल तो है ही, बट क्लोरोफिल किस में है? क्लोरोप्लास्ट में है। तो दे हैव प्लास्टिड्स। इफ यू रिमेंबर, अगर भूल गए हो तो सेल चैप्टर में जाना, और वहां पे जहां प्लास्टिड्स है उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ना क्या है, प्लास्टिड्स पैराग्राफ की। प्लास्टिड्स में लिखा है दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ये यूग्लिनॉइड्स। तो भाई जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें फोटोसिंथेटिक प्लांट है, फंजार एनिमल तो है नहीं, और इस ग्रुप में यूग्लिनॉइड्स के पास बिल्कुल प्लांट्स जैसे प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? ग्रीन कलर के होंगे। प्लस अब क्या होता है, लेकिन क्योंकि इनको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच का, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, प्लस अगर सनलाइट नहीं है तो ये अपने फ्लैजिला से, देखो जरा इनके पास फ्लैजिला भी है क्या? ये रहा, ये इनका एक बड़ा फ्लैजिला, एक और होता है छोटा सा, 2 फ्लैजिला होते हैं इनके पास भी। बट प्लीज इस ग्रुप को तुम डायनोफ्लैजिलेट में मत रख देना। डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला थे, बट वो कैसे थे? एक ट्रांसवर्स था, एक लॉन्जिट्यूडनल था। यहाँ पर 2 फ्लैजिला में एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए दिए हैं नेचर ने इनको
जिससे एक तो ये अपने फ्लैजिला से लोकोमोशन कर सके और दूसरा अपने शिकार को पकड़ के अंदर ले सके। ठीक है, तो ये प्रेडेटर भी हुए, तो ये प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, अच्छा इन्हें कैसे पता कि सनलाइट है कि नहीं है? इनमें कोई सेंस है क्या? ऐसा बिल्कुल है। इनमें एक छोटा सा दिख रहा है आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट इनमें एक ना आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट, इसको आई स्पॉट बोलते हैं। सोचो सिंगल सेल है तो आई तो कहाँ से आएगा, आई तो ऑर्गन है। एक छोटा सा स्पॉट होता है जो फोटो सेंसिटिव है, तो सनलाइट होती है तो पता चल जाता है, नहीं है तो शिकार करके खा लेते हैं। ठीक है, हर हाल में मस्त रहने वाले हैं ये। तो देखो जरा क्या क्या फीचर्स लिखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये भी आ जाता है। और फ्रेश वाटर में भी पूछते हैं कि ये स्टेगनेंट वाटर में होते हैं या फिर फ्लोइंग वाटर में होते हैं। तो डू रिमेंबर दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में मिलेंगे आपको, यानी कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में नहीं मिलेंगे यूग्लिना आपको। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर में रहना पसंद करते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, इसको हाईलाइट करो, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इजीली अपनी बॉडी को मतलब बॉडी मतलब अपनी सेल को तोड़ मरोड़ सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। ठीक है, देन दे हैव 2 फ्लैजिला, कंफ्यूज मत हो जाना, डायनोफ्लैजिलेट में मत रख देना। 2 फ्लैजिला है, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्गर वन, उसकी तरह नहीं है 90 डिग्री पर। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक प्रिडेटर्स। किसको खाते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के सेल के अंदर लेकर उसका डाइजेशन कर लेते हैं। जैसे अमीबा करता है ना, अपने स्यूडोपोडिया से फूड पकड़ के अंदर लेता है, फूड वैक्यूल बनाता है, फिर लाइसोसोम से फ्यूज करता है, उसका डाइजेशन करता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी करते हैं। समझाया था मैंने अच्छे से जब फूड वैक्यूल पढ़ाया था सेल चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा था कि फूड वैक्यूल अमीबा में भी होती है, पैरामीशियम में भी होती है और यूग्लिना में भी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इंटरेस्टिंगली, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में भी आया हुआ है इस पे क्वेश्चन, PYQ है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। बिल्कुल वैसे ही पिगमेंट्स इनके पास हैं जैसे कि प्लांट्स के पास होते हैं, बिल्कुल वही प्लास्टिड्स उनके अंदर, सेम वही अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे तो कहने को बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर रहा था, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए था, बट क्या बैक्टीरिया का पिगमेंट एग्जैक्टली प्लांट्स की तरह प्लास्टिड में था? नहीं, वहाँ पर पिगमेंट्स थे क्रोमैटोफोर्स में, है ना, वो जो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस थे उनमें। यहाँ पर पिगमेंट्स प्लास्टिड्स में होते हैं, जस्ट लाइक हायर प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर तुम लिख सकते हो क्यों बोला है हायर प्लांट्स, क्योंकि जो पिगमेंट्स हैं वो किस में हैं? प्लास्टिड्स में हैं, पिगमेंट्स इन प्लास्टिड्स। ठीक है, और एक चाहो तो यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट लिख लो बच्चों, स्टार पॉइंट करके, कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनमें क्या होता है? इनमें आई स्पॉट होता है, जिससे तुम ये वाला फीचर याद रख सकोगे, आई स्पॉट होता है। एक मैंने सेल पढ़ाते वक्त बताया था कि जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, तो वो भी होगा इनके पास। ठीक है, और एक मैंने तुमको बताया, दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी चैप्टर में जिक्र किया हुआ है, पूछ लेंगे, फिर तुम कहोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। ये कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर, पेलिकल ध्यान रखोगे। नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाओ, इसको मत समझ लेना, देखो यूग्लिनॉइड ये पैरामीशियम है, इसके पास ये पूरे जो तुम्हें दिख रहे हैं ना छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर सेल के चारों तरफ ये सीलियाँ हैं, तो ये कहीं से भी यूग्लिनॉइड ग्रुप में नहीं आता। ओके, नाउ अब आते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स एकदम ही अलग तरह के प्रोटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स, पहले तो इनका नाम देखो कैसे पड़ा। स्लाइम मोल्ड्स का मतलब है, स्लाइम वर्ड का मतलब होता है स्लाइम वर्ड का मतलब होता है साबुन के झाग। साबुन के झाग कैसे छूते हैं तो हम कैसे स्लाइमी टाइप के लगते हैं, तो स्लाइम वर्ड का मतलब होता है लेदर। ये लेदर, झाग वाला लेदर लिखा है मैंने, LEA नहीं लिखा है। ओके, और मोल्ड्स किसके लिए आता है? जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको तो पता होगा, मोल्ड्स फंजाई के लिए आता है। अभी तक हमने प्रोटिस्टा में प्लांट्स जैसे मेंबर पढ़ लिए, प्रोटोजोआ में हम एनिमल्स जैसे मेंबर पढ़ेंगे, तो फंजाई जैसे मेंबर्स कहाँ गए? वो इस ग्रुप में है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो ये दिखते हैं बिल्कुल साबुन के झाग जैसे, ये देखो, ये लग रहा है तुम्हें कहीं से भी कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं? ये ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, है ना। और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये हैं स्लाइम मोल्ड। तुम कहोगे मैम दिख कैसे रहे हैं ये? क्योंकि ये एक स्लाइम मोल्ड नहीं है, इसमें हजारों लाखों मिलियंस ऑफ स्लाइम मोल्ड कॉलोनी बना के रह रहे हैं, ग्रुप है उनका एक तरह का। ठीक है, इसलिए आपको ये दिख गए हैं विजिबल आइज से, मतलब सॉरी नेकेड आइज से, बट ये इनकी कॉलोनी है। ठीक है,
तो अब इनका नाम स्लाइम मोल्ड क्यों पड़ा? क्योंकि एक तो ये साबुन के झाग जैसे होते हैं, छू के देखोगे दिखने में ऐसा लगेगा कोई किसी चीज़ के झाग पड़े हैं कलरफुल से। और मोल्ड वर्ड कहाँ से आया बच्चों? मोल्ड वर्ड, फंजाई वर्ड इनमें इसलिए आया क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई की तरह है और इनमें जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे वो भी फंजाई की तरह है। तो ये फंजाई की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं और ये फंजाई की तरह ही खाना खाते हैं, इसलिए इनके नाम, इनका कॉमन नेम रख दिया स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, बट ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, फंजाई में तो काइटिन की बनी सेल वॉल भी होती है ना, इनके पास काइटिन की बनी सेल वॉल नहीं है, दे लैक सेल वॉल। ठीक है, लिखा है क्या यहाँ पर? ये पॉइंट ऊपर हमने शुरू में लिख दिया था, वो टेबल बनाई थी जब। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लो, दे लैक सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है इनमें। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर आएंगे हम, ये क्या है, बट इनमें खुद में सेल वॉल नहीं होती है। डन। अब क्योंकि ये फंजाई की तरह है, बताओ फंजाई कैसे खाना खाता है? बताया था मैंने तुमको, जब 5 किंगडम का ओवरऑल पढ़ाया था तब बताया था कि फंजाई कैसे खाना खाता है। फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, एनिमल्स की तरह भाग भाग के शिकार तो करते नहीं। फंजाई तो कैसे ना, मशरूम है, कहीं भी ग्रो कर जाता है, या आपकी घर में मान लो ब्रेड या चपातीज रखी हैं बहुत दिनों से, खराब हो रही हैं, तो वो खराब क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन पे फंगस ग्रोथ कर गया है। तो फंगस एक्चुअली में डीकम्पोजर्स होते हैं कि नहीं? पूरा फंजाई किंगडम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर जाता है, कोई भी फूड पे, फूड प्रोडक्ट पे, किसी एनिमल की डेड बॉडी पे, जो गार्डन में टहनियाँ पत्तियाँ पड़ी रहती है ना, वुडन लॉग्स पड़े रहते हैं, उन पे ग्रो कर जाता है और उसको डीकम्पोज करके अपना नरिशमेंट लेता है। तो बिल्कुल वही तरीका इनका है। तो नीट में कई बार आता है विच आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, तो यू हैव टू रिमेंबर वो कौन से प्रोटिस्ट हैं जो सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड बॉडीज पे ग्रो करते हैं। डेड बॉडीज पे कौन ग्रो कर रहे हैं? मोस्टली फंजाई। तो ये जो फंजाई की तरह दिखने वाले प्रोटिस्ट हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ये किस में आते हैं? ये हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये देखो, इनके जो भी पिक्चर्स हैं उनमें आप देखो, ये जनरली ये जिस भी सबस्ट्रेट पे ग्रो कर रहे हैं वो या तो कोई वुडन लॉग है या कोई डिकेइंग ट्विग्स वगैरह है, लिखा भी है आपकी एनसीईआरटी में। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर करके एनगल्फ कर रहे हैं, यानी एक तरह से क्या कर रहे हैं? उसको डीकम्पोज कर रहे हैं। डीकम्पोजर्स हैं ये, जस्ट लाइक फंजाई, इसीलिए इनका कॉमन नेम पड़ा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? द बॉडी मूव्स का मतलब ऐसे नहीं चल चल के जा रहे हैं, इनके पास कोई लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। मूव्स जस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लो कहीं पर भी थोड़े से स्लाइम मोल्ड्स ने ग्रो करना शुरू किया और फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे फंजाई के लिए फेवरेबल क्या होता है? ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, मॉइस्चर है, थोड़ा वार्म है, ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना कम है, तो बिल्कुल वैसे ही ये अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं और मान लो पूरे गार्डन में धीरे धीरे फैल जाते हैं। ठीक है, और जो ये एग्रीगेट बनाते हैं ना, जो दिख रहा है आपको, इस एग्रीगेट को एक नाम भी दिया गया है। इस एग्रीगेट को कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, प्लाज्मोडियम कहाँ से आ गया यहाँ पे? प्लाज्मोडियम तो हम पढ़ते हैं मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन है, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है बच्चों। आई डोंट नो, नाम सेम है, बट ये जो प्लाज्मोडियम स्टेज है, देखो लिखा है क्या एनसीईआरटी में? देखिए जरा पहले तो हम, ये क्या लिखा है? अंडर सुटेबल कंडीशन, जब तक फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्टार बना देना। विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक ये प्लाज्मोडियल स्टेज फैल जाती है। क्या है ये? सिंपली स्लाइम मोल्ड अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। इस स्टेज को सेम स्पेलिंग है, वो प्लाज्मोडियम भी यही स्पेलिंग होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी भी यही है, बट बिल्कुल अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का। वो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, नेक्स्ट ग्रुप में आएगा प्रोटोजोआ में, और दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम इज जस्ट द स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, जिसमें बहुत सारे स्लाइम मोल्ड ने मल्टीप्लाई करके अपना एक एग्रीगेट बना लिया है। ठीक है, क्लियर? अब क्या होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अब मैंने तो कहा था कि यार ये फंजाई की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना, जस्ट मल्टीप्लाई तो कर रहे थे। अब ये क्या करते हैं? अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं, इन्वायरमेंट ह्यूमिड नहीं है, फूड की कमी है, पानी नहीं है, तो ये क्या करें भाई? अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको पता है सर्वाइव करने के लिए वेरिएशंस लाने पड़ते हैं, और वेरिएशंस लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो तुरंत क्या होता है? ये जो प्लाज्मोडियम का एग्रीगेट है ये डिफरेंशिएट होने लगता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिन्हें आप कहते हो फ्रूटिंग बॉडी। ये एक तरह से उन्होंने क्या बना ली?
फ्रूटिंग बॉडी, ये वर्ड आप फंजाई किंगडम में भी पढ़ोगे। फंजाई किंगडम में भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो वो एक बड़े अच्छे से डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, वी विल स्टडी अबाउट देम, ठीक है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, और इन फ्रूटिंग बॉडी पे ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर द स्पोरेंजियम, 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 जियम मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इन बैग्स के अंदर बन जाते हैं खूब सारे स्पोर्स। फंजाई भी तो बनाता है स्पोर्स, 9-10 में पढ़ते थे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, उसके ऊपर बैग बनाते हैं स्पोरेंजियम, और उस बैग के अंदर बना लेते हैं खूब सारे स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है, स्पोर का मतलब होता है कोई भी एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। स्पोर का मतलब एक सेल है, और इस सेल को प्रोटेक्ट करती हुई एक थिक वॉल है, उसके लिए बायो में स्पोर वर्ड यूज होता है। कहीं भी बैक्टीरिया बना रहे हैं, फंजाई बना रहा है, एल्गी बना रहा है, अगर एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है नॉर्मली, तो आप उसे क्या बोलोगे, स्पोर। वो भी एक सेल ही होती है, ठीक है। तो आप सोचो क्यों बनाया इन्होंने। अब एडवर्स कंडीशंस हैं तो होने दो, स्पोर के अंदर इनकी सेल्स प्रोटेक्टेड है, ये स्पोरेंजियम फट जाएंगे, इनके स्पोर फैल जाएंगे, एयर के साथ उड़ उड़ के दूर दूर तक फैल जाएंगे, और जहाँ भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहाँ पर ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, नया स्लाइम मोल्ड बनेगा, और फिर प्लाज्मोडियल स्टेज बना लेगा अपनी, फिर फैल जाएगा। फिर अनफेवरेबल आ गई तो फिर फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर बना लेगा, स्पोर्स को डिस्पर्स कर देगा दूर दूर तक, जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वहाँ फिर फैल जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो कैसे करते हैं ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आया। तो सुटेबल कंडीशंस में तो एसेक्सुअली ग्रो कर रहे हैं, बट अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर्स। अब इन स्पोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखना। हमेशा स्पोर्स टिप पे बनेंगे, ये देखा तुमने, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे बनेंगे। स्पोर में ट्रू वॉल होती है, बहुत बार आया नीट में, PYQ है। इनके पास तो ट्रू वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, बट स्पोर में जो वॉल है, जो एक रिजिड थिक कवरिंग है, वो उनकी वॉल ही तो है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो नीट में आया हुआ है कि स्लाइम मोल्ड्स हैव नो वॉल बट देयर स्पोर्स हैव, तो वो ट्रू स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, स्पोर बनाए इसलिए जिससे उनके अंदर सेल प्रोटेक्टेड रहे, एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक भी अगर स्पोर को कुछ नहीं मिले तो वो पड़े रहेंगे, ठीक है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और क्योंकि ये स्पोर छोटे छोटे हैं तो दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी अपने स्पोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब स्पोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। स्लाइम मोल्ड्स का कोई भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, तुम चाहो तो एक लिख लो, मिक्सोगैस्ट्रिया, मिक्सोगैस्ट्रिया, बड़े टिपिकल से नेम है स्लाइम मोल्ड्स के, तो तुम्हें नहीं पढ़ाए गए, ना ही पूछे जाते हैं, ठीक। पर कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आ गए ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये प्लाज्मोडियल स्टेज हो गई, ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज हो गई। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी ग्रुप पर, प्रोटोजोअन्स। इनके तो नाम में ही सारा मीनिंग छुपा हुआ है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल्स जो लोकोमोशन करें, प्रिमिटिव एनिमल्स, इनको कहते ही प्रिमिटिव एनिमल्स थे क्योंकि ये थे भी एनिमल किंगडम में ही बच्चों। जब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, इवन उसके भी बाद कई सारे साइंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि नहीं भाई, प्रोटोजोआ को हम तो एनिमल किंगडम में रखेंगे क्योंकि इनके फीचर्स एनिमल जैसे हैं, ना इनके पास सेल वॉल है, सब हेट्रोट्रॉफ हैं, और प्लस इनके पास लोकोमोशन के स्ट्रक्चर्स भी हैं, या तो सीलिया है या फ्लैजिला है, ये एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स। तो आधे कैरेक्टर्स तो यही याद हो गए, देखो, जस्ट एनिमल्स की तरह दे आर हेट्रोट्रॉफ, यानी कि ये प्रीडेटर्स हैं, शिकार करके खाते हैं, बट कुछ इनमें पैरासाइट्स भी हैं बच्चों। तुमने उसका नाम सुना है ना, एंट अमीबा का, जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने पढ़ा होगा। अमीबाइसिस एक डिजीज होती है जो एंट अमीबा से होती है, अमीबा नहीं, एंट अमीबा, तो वो पैरासाइट तो हुआ हमारा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया सब इसी में आते हैं। पर ऐसा नहीं है सारे पैरासाइट हैं, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। दे आर बिलीव्ड, इसको हाईलाइट करो, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और क्योंकि एनिमल्स हैं तो सेल वॉल तो एब्सेंट ही होगी, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। अब क्योंकि इनके पास बहुत तरह तरह के लोकोमोशन स्ट्रक्चर्स हैं, तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेसिस पर इनको डिवाइड किया 4 ग्रुप्स में। किसके बेसिस पर किया है? बेस्ड ऑन लोकोमोशन, कि ये लोकोमोशन में क्या यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इन्हें।
एक तो वो ग्रुप है जिसमें अमीबा आता है, अमीबा के पास ना सीलिया है ना फ्लैजिला है। यू नो अमीबा कैसे मूव करता है, अपने स्यूडोपोडिया से, फॉल्स फीट। तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, स्यूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फीट, फॉल्स फीट, पर लोकोमोशन तो करता है ना, ठीक है। तो ये अमीबा दिखाया, ये नहीं है, ये है अमीबा, ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ओके। दूसरा ग्रुप आ गया, शुरू में दिखाया था पैरामीशियम, जिसकी पूरी सेल के चारों तरफ खूब सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, सेल इज सराउंडेड बाय सीलिया। और इसका तो शेप भी जो हम पैरों में स्लीपर्स पहनते हैं ना, थोड़ा वैसा होता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं पैरामीशियम को। तो दूसरा ग्रुप किसका हो गया, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। देखो किसके बेसिस पर नाम है, जो भी लोकोमोशन का स्ट्रक्चर है। थर्ड ग्रुप हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। फ्लैजिलेटेड में देखो, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ये कैसा है, ये एक सिंगल सेल है, ये रही, ये इसका न्यूक्लियस वगैरह, और इस सेल पर एक फ्लैजिला लगा हुआ है, ऐसे होते हैं ये इसकी सेल है और इस सेल पर एक फ्लैजिला लगा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इनको ऐसे क्यों दिखाया, ये पता है हमारी सेल्स हैं, ये हमारे पैरासाइट्स होते हैं ज़्यादातर, तो कोई ह्यूमन टिश्यू लेंगे उसी में हमको ये नजर आएंगे, ठीक है। और चौथा ग्रुप कौन सा है, तो ये तो फ्लैजिलेटेड हो गए, दिस इज द फ्लैजिला। फोर्थ ग्रुप ऐसा है जिसमें है ही नहीं लोकोमोशन का स्ट्रक्चर, दे कैन नॉट डू लोकोमोशन, नो लोकोमोशन। इस ग्रुप का नाम रख दिया स्पोरोजोअन्स, क्योंकि ये लोकोमोशन तो नहीं करते बट ये स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, स्पोरोजोअन। जो यानी एनिमल, एनिमल्स में कभी स्पोर्स नहीं बनते बच्चों, बट ये जो प्रिमिटिव एनिमल्स का ग्रुप है ये स्पोर्स बनाते हैं। तुम नहीं पढ़ते स्पोरोजॉइड स्टेज, मलेरिया का लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो जब 12th में पढ़ोगे तब याद आ जाए, तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज अ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है। ये भी हमारी बॉडी में, ये हमारा ब्लड लिया, ब्लड में आरबीसीज वगैरह दिख रही हैं और बीच बीच में घूमते हुए ये प्लाज्मोडियम दिख रहे हैं, ठीक है। ये कौन है, ये है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ये ट्रिपैनोसोमा का फोटो है, ठीक है। ये अमीबा, ये पैरामीशियम, डन। तो इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। क्या खासियत है भाई इनकी, ज़्यादा फीचर्स याद नहीं करने, मेन याद रखना है जो मैंने तुमको बताया, एक तो लोकोमोशन का स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल, उसके अलावा क्या लिखा है एनसीईआरटी में। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो 4 ग्रुप है ना बच्चों, उनमें से जो शुरू के 2 ग्रुप हैं, अमीबॉइड और सीलिएटेड, ये दोनों तो फ्री लिविंग है मोस्टली, एक एंटमीबा भी आता है। और इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं लगभग, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर, और फ्री लिविंग तो है ही, और पानी में रहते हैं, ठीक है ना, लैंड टेरेस्ट्रियल नहीं है, एक्वेटिक है। तो दे लिव इन फ्रेश वाटर, बताया था ना अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है, कुछ सी वाटर में भी रहते हैं, इवन कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय स्यूडोपोडिया, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, फॉल्स फीट। वैसे तो ये एनिमल्स वाले ग्रुप में, मतलब एक तरह के प्रिमिटिव एनिमल्स है, तो इनमें सेल वॉल जैसा कुछ नहीं होता, बट अब ये लाइन कभी कभी कंफ्यूज करती है। कुछ ऐसे होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन जो मरीन फॉर्म में रहते हैं, दे हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको थोड़े से 1-2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ सिलिका के शेल का क्या काम है भाई, लेकिन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हो सकता है वो मरीन समुद्रों में रहते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए उनको नेचर ने सिलिका शेल भी दिया है, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज, एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको, कौन कौन से, एक तो अमीबा और एक एंटमीबा। अमीबा का एग्जाम्पल तो ये आ ही गया, और दूसरा एग्जाम्पल है एंटमीबा। अमीबा फ्री लिविंग है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है, आराम से पानी में रहता है, मस्त फ्रेश वाटर में, ठीक है। और एंटमीबा पैरासाइट है। पता है क्या एंटमीबा से कौन सी डिजीज होती है, लिख लो, अमीबायसिस, पढ़ोगे 12th में इसके बारे में। अमीबिक डिसेंट्री, जिसने अभी 12th दिया है उसको तो अच्छे से याद होगा, इस डिजीज के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अमीबायसिस का पैथोजन, पहला ऑप्शन अमीबा, नहीं अमीबा नहीं है इसका पैथोजन, अमीबा तो डिजीज करता ही नहीं है, ठीक है। इसका पैथोजन है एंटमीबा, ओके क्लियर, इंटेस्टाइनल डिजीज है ये। दूसरा ग्रुप पे आ जाओ, किसका है दूसरा ग्रुप, पहले सीलिएटेड पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फ्री लिविंग है ना मोस्टली। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स कैसे हैं, ये भी पानी में रहते हैं, पानी में भी फ्रेश वाटर, पैरामीशियम भी फ्रेश वाटर में रहता है,
बताया ना 3 एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तीनों फ्रेश वाटर है। एक्टिवली मूविंग, प्लैंक्टन्स नहीं है ये, इनके पास तो खूब सारे सीलिया हैं, तो सीलिया की हेल्प से मूव करेंगे, तो एक्टिवली मूविंग है बिकॉज दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ओके, अब इनके कुछ 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एडिशनली दिए हैं। अगर हम पैरामीशियम को ध्यान से देखें, यहाँ तो नहीं दिखाया बहुत अच्छे से, बट बच्चों क्या होता है कि पैरामीशियम में ना, एक हल्का सा डायग्राम बनाती हूँ मैं, पैरामीशियम में ना इस तरह से, एक मिनट, पैरामीशियम को ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये स्लिपर एनिमल की तरह दिखता है, पूरी सेल के चारों तरफ सीलिया लगे हुए हैं, और ये जो तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वो जगह है जहां से ये सीलिया के थ्रू फूड को अंदर लेते हैं। ये अपने सीलिया को 2 चीज़ों में यूज़ करते हैं, तैरने में भी और फूड को पकड़ने में भी। तो जैसे कोई फूड इनके कॉन्टैक्ट में आता है, सारे सीलिया से उस फूड को पकड़ते हैं और इसके थ्रू अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गलेट, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गलेट। तुम्हारी बुक में नाम नहीं है, हाँ लिखा है ना, ये रहा देखो, सीलिया क्या करता है, यहाँ पर यहाँ लिखा है द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है एनसीईआरटी ने। क्या कह रहा है ये कि सीलिया जो हैं ये पानी को अंदर लेते हैं, ऐसा पानी जिसमें फूड है, कैसे, टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, गलेट के थ्रू उसको अंदर ले लेते हैं, जिससे खाना अंदर आ जाए, फिर फूड वैक्यूल बन जाएगी और लाइसोसोम से उसका डाइजेशन कर देंगे, सेम अमीबा की तरह, बस पकड़ने का तरीका अलग है फूड को, ठीक है, समझ में आ गया। ये रहा ना, दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये जो बनाया है हमने, दिस इज द गलेट, समझ में आ गया आप लोगों को। ये एक ओपनिंग टाइप है, इसको तुम थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से ये खाना अंदर लेंगे, क्लियर, समझ में आ गया। पैरामीशियम, और वही यूकैरियोटिक है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, GB सब है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, अमीबा में भी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इस बार भी था नीट में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे क्वेश्चन। ओके डन, समझ में आ गया। और पैरामीशियम का कॉमन नेम लिख लो, पैरामीशियम को, क्योंकि ये स्लिपर की तरह दिखता है इसलिए इसको स्लिपर एनिमल भी कहते हैं, स्लिपर एनिमल, सोने वाला स्लिपर नहीं, पैरों में पहनने वाला स्लिपर, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, पैरामीशियम की फोटो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दी है, ये रही, दिस इज पैरामीशियम, देखो है ना, इसमें गलेट कितना अच्छा दिख रहा है, दिस इज गलेट, ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बनाई है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं। ऐसा सब कर लेने से ना याद रहता है कि किसमें क्या क्या था। और किस किस का फोटो दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी में, पैरामीशियम का तो दिया ही है, ये स्लाइम मोल्ड्स दिए हैं, कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, मोल्ड ये वो दिखाई है, प्लाज्मोडियल स्टेज इनकी, ठीक है। ये कौन है बताओ, फटाफट बताओ, दिस इज यूग्लिना, क्योंकि इसके पास 2 फ्लैजिला है, देखो एक बड़ा फ्लैजिला है और एक छोटा फ्लैजिला है, ठीक। और ये कौन है, ये फरो में फ्लैजिला है, तो दिस इज डाइनोफ्लैजिलेट। बस क्राइसोफाइट्स का फोटो नहीं दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। ये भी आपको जो पिक्चर्स मैं दिखा रही हूँ तो समझाने के लिए दिखा रही हूँ, नीट में आएंगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम आएंगे, तो एनसीईआरटी के डायग्राम मत भूल जाना, ठीक है। कहाँ थे हम, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स पे। अब नेक्स्ट ग्रुप किसका है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का, ठीक है, कैसे भी नंबरिंग कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स फ्लैजिलेटेड में कौन आते हैं भाई, जिनके पास एक फ्लैजिला हो। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, कुछ हैं जो फ्री लिविंग है, बाकी मोस्टली इसमें पैरासाइट्स आते हैं, पैथोजेंस हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, बहुत कॉमनली नीट में पूछते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ये एक डिजीज है जो होती है ट्रिपैनोसोमा से, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोन है जो क्या करेगा, ट्रिपैनोसोमा एक फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। तो अगर सीसी फ्लाई किसी ह्यूमन बीइंग को काट ले, बाइट कर ले, सीसी फ्लाई में टी साइलेंट होता है, तो ये ट्रिपैनोसोमा को हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में डाल देती है, और इसकी वजह से कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे पर्सन को नींद ही नींद आती रहती है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और बाकी इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना, डिटेल्ड क्वेश्चन इस डिजीज पे नहीं पूछते। एक एग्जाम्पल और ऐड कराऊंगी मैं यहाँ पे तुम्हें, बी करके, लीशमैनिया। लीशमैनिया, इससे जो डिजीज होती है वो है काला अजर,
डमडम फीवर, कोलकाता में एक सिटी है डमडम सिटी, वहाँ पर इस डिजीज़ का सबसे पहले पता चला था, तो उसका नाम ही रख दिया डमडम फीवर। इसमें बॉडी थोड़ी ब्लैकिश डिस्कलरेशन होने लगता है, और अजर यानी फीवर, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसको, इसलिए इस डिजीज़ का नाम है ब्लैक फीवर डिजीज़। बहुत हाई फीवर आता है, और इसका वैक्टर है सैंड फ्लाई। ये ज़्यादातर अपने आसपास नहीं होती, अफ्रीकन्स में ज़्यादा हैं ये डिजीजेस, इसको तो कहते ही अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स याद कर लेना। बाकी इसमें जियार्डिया भी आता है, बट वो नहीं पढ़ना हमें। एंड लास्ट ग्रुप पे आ जाओ, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोअन्स, जिनमें लोकोमोशन नहीं है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन, क्यों स्पोरो वर्ड आया, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जैक्टली भी स्पोर नहीं, स्पोर लाइक, जैसे मैंने बताया स्पोरोजोइड्स बनाते हैं प्लाज्मोडियम, इसलिए इस ग्रुप का नाम है स्पोरोजोअन्स। और इसका एक एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया, यहाँ पे पहले लिख लेना, नो लोकोमोशन, नो स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। ठीक है, ये लोकोमोशन नहीं करते, सिर्फ इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाते हैं और वेक्टर्स के थ्रू अपने होस्ट में पहुंचते हैं। द मोस्ट नोटोरियस, इसको सबसे शैतान बोला है, ये बहुत सारी फॉर्म्स बदलता है अलग अलग, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में पढ़ते हो तुम। ठीक है, तो द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरियल पैरासाइट। इट कॉजेज मलेरिया, इट इज अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग का मतलब बहुत अजीबो गरीब से इफेक्ट, मतलब जब मलेरिया बहुत कॉमन था, जब पता नहीं था ना इसके बारे में, तो समझ में ही नहीं आता था कि ये कैसे फैल रहा है। इसका नाम है ना मलेरिया, माल एयर, ऐसा लगता था कि एयर में कोई चीज़ मिक्स हो गई है और उससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो इस डिजीज़ का नाम पड़ गया मलेरिया। फिर बाद में समझ में आया कि यार ये एयर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो मॉस्किटो के बाइट करने से फैल रही है। पता है ना इसका वेक्टर, या नहीं पता? प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है? प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये तो रट लेना तुम, जब पढ़ोगे ना मलेरिया तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ ग्रुप, दैट इज प्रोटोजोआ। ओके, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम। प्रोटिस्टा किंगडम में हमने पढ़ा 5 ग्रुप्स के बारे में। पहला ग्रुप था क्राइसोफाइट्स का, क्राइसो मतलब गोल्ड, जो थोड़े गोल्डन कलर के दिखने वाले एल्गी इसमें आते हैं। तो इसमें आते हैं डेस्मिट्स यानी गोल्डन एल्गी, प्लस इसमें आते हैं डायटम्स, जिनमें सिलिका के हाउस में रहने वाले एल्गी। ठीक है, फाइट्स वर्ड आ रहा है नाम में, तो क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल भी है प्लांट्स की तरह और फोटोसिंथेटिक भी है। फिर हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, जिनके पास 2 फ्लैजिला हैं बट फरो में हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्जिट्यूडनल। और डायनोफ्लैजिलेट्स होते कलरफुल हैं बट सब प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, और इन सब के पास भी सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स होती हैं इनकी सेल वॉल में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स के बारे में, दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना तो बहुत आसान है याद रखना, फ्रेश वाटर में रहता है, स्टेगनेंट वाटर, प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेटिक भी है, पिगमेंट्स होते हैं इसके पास, और एनिमल्स की तरह शिकार करके भी खाता है। शिकार कैसे करेगा, उसके लिए इसके पास 2 फ्लैजिला भी होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं इसको प्लांट्स और एनिमल्स का। और सेल वॉल की जगह इसके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है पैलिकल की। ओके, फिर हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड, स्लाइम यानी साबुन के झाग जैसे दिखने वाले, मोल्ड यानी फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गए सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइट यानी डीकम्पोजर्स, किस पर ग्रो करेंगे? डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, जो भी गार्डन में टहनियाँ पत्तियाँ वगैरह पड़ी हैं, तो ये बट ऑब्वियस हेट्रोट्रॉफ हुए हैं, तो फंजाई की तरह, बट सेल वॉल इनमें नहीं होती। हाँ, जब ये स्पोर बनाते हैं तो स्पोर्स में ज़रूर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब ये कई फीट फैला हुआ अपना एक एग्रीगेट बनाते हैं, जिसे आप कहते हो प्लाज्मोडियम। ये वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ठीक है, और लास्ट ग्रुप हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव एनिमल्स, जो पहले एनिमल किंगडम में थे बट क्योंकि सिंगल सेल्ड हैं तो वहाँ से निकाल कर यहाँ शिफ्ट हो गए। इनमें बेस्ड ऑन लोकोमोशन 4 ग्रुप्स फिर से हैं, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोअन। अमीबॉइड में आता है अमीबा और एंटामीबा, सीलिएटेड में डायग्राम याद रखो पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड में ट्रिपैनोसोमा और लीशमैनिया, और स्पोरोजोअन्स में आता है मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम। और क्योंकि ये एनिमल्स हैं तो किसी में भी सेल वॉल नहीं होगी और सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होंगे। ठीक है, डन। तो भाई ये हो गया आपका प्रोटिस्टा किंगडम। अब मुझे नहीं लगता कि इस किंगडम से कोई भी बच्चा घबराएगा। कोई भी आपको बोले प्रोटिस्टा किंगडम समझाओ तो क्विकली समराइज करना आना चाहिए सबको। ठीक है, और वो तभी याद रहेगा जब जान पहचान मुलाकात करते रहोगे। अगर इनको छोड़ दोगे आज ही पढ़ के, ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ना कोई टेस्ट दे रहे हो, तो फिर आप ये मत सोचना कि नीट में सिलेक्शन होगा। नीट में सिलेक्शन तभी होगा जो बच्चा रेगुलरली पढ़ता है, सारे सेशंस अटेंड करता है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, टेस्ट देता है और रिवीजन भी करता है, तभी जाके नीट में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द फंजाई किंगडम।